इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना हो, किसी fx फंक्शन को अगर किसी पॉइंट c पर डिफरेंशिएबल होना हो तो उसके लिए एक लिमिट की एग्जिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। वो कौन सी लिमिट थी? लिमिट x टेंड टू c fx माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस सी। अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है एट सम पर्टिकुलर पॉइंट c तो उसके लिए इस लिमिट की एग्जिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। इस लिमिट को एग्जिस्ट कराना पड़ता है फाइनाइटली। तो ये वाली बात हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। लेक्चर 1 में हम लोग ये बात अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों लिमिट की क्या जरूरत है, और ये सारी चीज मैंने आपको ग्राफिकली समझाई थी इन अवर लेक्चर 1, जो इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो है, आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। आपको ये तो पता लग ही गया था कि डिफरेंशिएबल होने के लिए किसी फंक्शन को ये लिमिट का एग्जिस्ट होना जरूरी है। अब आपको ये भी पता है कि हर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बिकॉज ये अगर fx की बात करूं तो एक तरह से f डैश c की ही तो वैल्यू है एक तरह से, ठीक है। तो ये फंक्शन अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, आप लोग एक बार रिकॉल करें गाइस कि किसी भी लिमिट के एग्जिस्टेंस की क्या कंडीशन थी, यानी कि कब कोई लिमिट एग्जिस्ट करती थी और कब कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में? कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए और दोनों ही फाइनाइट हो तो उस केस में हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो भी वो दोनों की वैल्यू होती है वही हमारी लिमिट की वैल्यू होती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो सेम सी ही बात है, एक तरह की ये भी लिमिट ही है, ठीक है, ये भी तो एक तरह की लिमिट ही है। तो इस पर्टिकुलर लिमिट को अगर हमें एग्जिस्ट कराना है फाइनाइटली, इस पर्टिकुलर लिमिट को अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कराना है तो उसकी एक कंडीशन होगी कि इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, इसके लिए राइट हैंड लिमिट निकालें, और अगर वो दोनों बराबर आती हैं तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली, अदरवाइज नॉट। और अगर ये एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली तो मैं कह पाऊंगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सही बात है। तो चलिए एक एक करके लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस सी, यही तो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद कैसे इवैल्यूएट करते हैं आपको पता ही है, पुट करेंगे x को c माइनस एच। तो यहाँ से अगर x c को टेंड कर रहा है तो फिर ये सारा गेम कहाँ आ जाएगा? h टेंड कर जाएगा 0 को। तो जो हमारा फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह c माइनस एच, एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन x की जगह c माइनस एच माइनस ऑफ c, इससे एक कट हो जाएगा। तो जो फाइनली मेरे पास बच रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, वो क्या बच रहा है? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस h। क्या मेरे पास ये क्वांटिटी बच गई? लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के बाद क्या मेरे पास ये क्वांटिटी बची सॉल्व करने के लिए? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हुए अगर मैं इस पर्टिकुलर लिमिट की बात करूं और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो इसका एक और नाम होता है गाइस, उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। शॉर्ट में इसको LHDB लिख दिया जाता है। तो सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट जो इसकी होती है, जो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन है, उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को आपको याद भी रखना है, क्वेश्चंस में यूज होती है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई, अब राइट हैंड लिमिट की भी बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, वो क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस सी। इस बार x को क्या पुट करेंगे हम? x को पुट करेंगे c प्लस एच, और h कहाँ पर टेंड करेगा? यहाँ पर 0 पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन c प्लस एच माइनस सी से प्लस c कट गया। तो ये पर्टिकुलर चीज़ क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c
अपॉन प्लस एच। इस पर्टिकुलर चीज को जो आपने राइट हैंड लिमिट सॉल्व करी, इसको एक और नाम दिया गया है अंडर डिफरेंशिएबिलिटी, और उसका क्या नाम होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है इसका दूसरा नाम? राइट हैंड डेरिवेटिव। आर एच डी से भी डिनोट करा जाता है। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिखते हैं, एल एफ डैश एक्स। एल का मतलब लेफ्ट और एफ डैश एक्स का मतलब एफ एक्स को हमने एक बार डिफरेंशिएट करा, तो लेफ्ट साइड से अगर लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हो तो उसको बोलते हैं एल एफ डैश एक्स। सिमिलरली राइट हैंड साइड की राइट हैंड लिमिट को क्या बोलते हैं? आर एफ डैश एक्स। तो एक तरह से ये इस लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही तो है। अगर इसको एग्जिस्ट करना है फाइनाइटली, अगर एग्जिस्ट करके फाइनाइटली मतलब कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और अगर इसको एग्जिस्ट करना है फाइनाइटली तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर होना पड़ेगा, या फिर मैं कहूं कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर, जो करंट सिनेरियो है वहां एक्स की जगह क्या आया हुआ है हमारा? c आया हुआ है हर जगह। फॉर x इक्वल्स टू c, दिस इंप्लाइज fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू c। आई होप गाइज मेरी बात क्लियर हुई होगी। सिंपली हमने अभी तक क्या देखा, ये लिमिट मैं आपको बता चुका था कहां से आई है। डेरिवेटिव की जो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन होती है उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फंक्शन f(x) को किसी पॉइंट c पर डिफरेंशिएबल होना है तो इस लिमिट का एग्जिस्टेंस जरूरी है। क्यों? ये सब बातें हम कर चुके हैं लेक्चर 1 में। उसके बाद इस लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए आपको पता है कि लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। अगर वो दोनों बराबर आ जाती हैं इसका मतलब फंक्शन क्या है, वो लिमिट क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। तो मैंने भी वही करा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली सिंपली इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। सॉल्व करते करते मैं इस पर पहुंच गया। इसको मैंने एक नया नाम दे दिया, क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकाली मैंने, और लिमिट एच टेंड टू सी प्लस पूरा सॉल्व करते करते मैं यहां तक पहुंच गया। इसको मैंने नया नाम दिया, क्या नाम दिया? राइट हैंड डेरिवेटिव। सारी बात हम तब कर रहे हैं जब x इक्वल्स टू सी पर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर x इक्वल्स टू सी पर हम बात ना करें तो यह हर c की जगह क्या आ जाएगा? जनरल x आ जाएगा, और जिस भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात होगी आप वो यहां पर पुट कर देंगे। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू सी। तो इससे हमने क्या सीखा? अच्छा, डिफरेंशिएबल क्यों हो जाएगा? बिकॉज ये दोनों लिमिट बराबर हो गई, एक तरह से है तो लिमिट ही। अगर दोनों बराबर हो गई तो ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी फाइनाइटली। अगर ये एग्जिस्ट कर जाएगी तो फंक्शन तो डिफरेंशिएबल हो ही जाएगा उस पॉइंट पर। तो इसलिए हमने इन लिमिट्स को नए नाम दे दिए। इसको बोला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोला राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो कि ये क्वांटिटी है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव जो कि ये क्वांटिटी है, इसके बराबर हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि उस पॉइंट पर, जैसे यहां पर सी पर बात हो रही है ना, तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल। आई होप गाइज आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट के क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आएगा, वो आपको कोई एफ दे देगा, जनरल जो भी देगा, आपको पॉइंट बता देगा कि x इक्वल्स टू फलाना पॉइंट है। आप चेक करें इस पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा आप ये क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप ये क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, फिर आप चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट है? जी हाँ है। क्या राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट है? जी हाँ है। अब अगर वो दोनों बराबर आते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पर जिस पर हम बात कर रहे हैं और ये दोनों बराबर आ गए हैं, उस पॉइंट पर क्या है? डिफरेंशिएबल है। ठीक है गाइस, आई होप मेरी बात क्लियर हुई होगी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्लियर होगा क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्लियर होगा क्या है। एक क्वेश्चन देखते हैं इजी सा, बहुत इजी सा। वैसे तो डिफरेंशिएबिलिटी के टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं बोर्ड्स में, तो मैं भी एक इजी सा क्वेश्चन लूंगा और समझेंगे कि कैसे डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट पर हमें काम करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। तो एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? चेक whether fx equals to mod x is differentiable at x equals to 0। चेक करना है क्या fx equals to मॉडुलस ऑफ x डिफरेंशिएबल है x equals to 0 पर। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहले तो यार fx इक्वल्स टू मॉड x को थोड़ा सा हम और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज आपको ओपन करना इसको आता है। मैं कॉन्टिन्यूटी में बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं कि मॉडुलस फंक्शन को पार्ट वाइज फंक्शन में कैसे चेंज करना है। तो क्या प्रोसीजर होता था, सिंपली fx इक्वल्स टू मॉड x, अंदर वाली क्वांटिटी को 0 के बराबर रखते थे, जो भी आता था x इक्वल्स टू 0 उसके इंटरवल बनाते थे, या x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0। उसके बाद इन इंटरवल में से कोई पॉइंट उठाते थे, अपने मेन फंक्शन में डालकर देखते थे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, वही चेंजेस हम जो जनरल x होता है उसमें कर देते थे। जिनको मेरी ये बात समझ ना आई हो उनको मेरी कॉन्टिन्यूटी की वीडियो देखनी पड़ेगी, बिकॉज मैंने वहां पर कहा था कि यहाँ पर तो मैं बहुत अच्छे से 10-15 मिनट लगाकर समझा रहा हूँ इस प्रोसेस को, लेकिन आगे मैं जल्दी जल्दी करूंगा। तो जिनको इस प्रोसेस में दिक्कत होगी मॉडुलस फंक्शन को पार्ट वाइज फंक्शन में कैसे तोड़ें, तो वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएं और कॉन्टिन्यूटी की वीडियोस देखें। वहां पर मैंने क्लियरली एक्सप्लेन करा है कि कैसे मॉडुलस को पार्ट वाइज में तोड़ना है। जल्दी जल्दी जिनको रिवाइजन करना था वो तो कर चुके हैं, इस तरह इंटरवल तोड़ के एक एक वैल्यू उठाकर ऊपर चेक करा और उसके बाद फंक्शन फॉर्म कर दिया। तो जो फंक्शन फॉर्म होकर आता है वो होता है x होता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और माइनस x होता है अगर x लेस देन 0 है। फंक्शन का फॉर्मेशन हो गया फंक्शन का फॉर्मेशन, तो इसको कर देते हैं, हटा देते हैं। अब बात करते हैं एट x इक्वल्स टू 0 डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए दो चीजें निकालनी अनिवार्य है। अगर एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात मैं सबसे पहले करने जा रहा हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट। डायरेक्टली देख रहा हूं मैं, बार बार वो पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, जैसे जस्ट मैंने पीछे करके दिखाया था। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एच माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस एच। यही तो था यार। अब x की वैल्यू क्या है, 0, बिकॉज 0 पर चेक कर रहे हैं तो यही पुट कर देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। अब ध्यान से समझेंगे, f ऑफ 0 माइनस एच, ये वाला लूं या ये वाला लूं, 0 माइनस एच यानी कि 0 में से कुछ माइनस हो रहा है। अगर 0 में से कुछ माइनस हो रहा है तो क्या जो आने वाला नंबर है वो 0 से छोटा ही होगा। सही बात है, बिकॉज h पॉजिटिव नंबर है, आपको पता है ना h पॉजिटिव है। अगर h पॉजिटिव है और 0 में से कुछ माइनस हो रहा है तो 0 से छोटा ही आएगा जो आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो अंदर की ये x की वैल्यू है ये लेस देन 0 होनी चाहिए। अगर ये लेस देन 0 होगी तो x लेस देन 0 के लिए जो फंक्शन यूज करना है वो कौन सा करना है, माइनस x वाला। तो इसलिए मैं यहां पर माइनस x वाला फंक्शन यूज करूंगा। माइनस का माइनस एज इट इज, x की जगह क्या आ गया है, 0 माइनस एच को माइनस एच बोल सकता हूं, तो x की जगह क्या आया है, माइनस एच। तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0। 0 इक्वालिटी यहां पर है तो ये इसमें डालेंगे, x की जगह क्या डालेंगे, 0, तो वो तो कुछ नहीं है, माइनस 0 अपॉन माइनस एच एज इट इज। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा गाइज, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ माइनस एच प्लस एच अपॉन 0, तो कुछ है नहीं, नीचे माइनस एच, इससे h कट गया, ये बचा क्या, -1। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं फॉर द टाइम बिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई, -1। अब चेक करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता था इसका फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच। सही बात है। तो अब सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह 0 डालेंगे बिकॉज 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं ना, तो 0 डाल देंगे, जिस पर कहेगा वो डलती है x की वैल्यू, f ऑफ 0 अपॉन प्लस एच। अब चूज करें कि इसके लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, f ऑफ 0 प्लस एच। क्या 0 में कोई पॉजिटिव नंबर जुड़ रहा है, बिकॉज h इज पॉजिटिव, 0 में कुछ पॉजिटिव नंबर जुड़ रहा है, इसका मतलब जो आने वाला नंबर है, जो x की वैल्यू है आने वाली, क्या वो 0 से बड़ी होगी। जी हाँ बिल्कुल, जब कुछ जुड़ रहा है उसमें तो 0 से तो बड़ी होगी। अगर 0 से बड़ी होगी तो x ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। x ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन कौन सा है, x वाला। तो चलिए फिर यही ले लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह सिंपली क्या डाला, h, इसमें डालना है ना, तो माइनस प्लस तो है नहीं, तो h माइनस एफ ऑफ 0 क्या है, इक्वलिटी यहां पर है तो x की जगह 0 डाल देंगे, 0 अपॉन प्लस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, इससे ये कट गया तो ये क्या आ गया, 1। इसको मान लिया सेकेंड इक्वेशन। क्लियरली आप देख सकते हैं गाइज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पर क्या आ रहा है, -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पर क्या आ रहा है, +1। क्लियरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यही बात मैं लिखने भी जा रहा हूं, क्लियरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव,
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। इससे हमें क्या पता लगा, दिस इंप्लाइज fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, एज सिंपल एज दैट। आई होप गाइज ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी का किसी पॉइंट पर चेक करने के लिए क्वेश्चन आए तो जो प्रॉपर सीक्वेंस रहने वाला है क्वेश्चन का वो ये रहने वाला है। आपको इस तरह से पहले fx फॉर्मेशन करना होगा, अगर फॉर्मेशन करने की जरूरत है। अगर सिंप्लीफाइड fx आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। fx फॉर्म करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा इस प्रोसेस से, इसका याद होना जरूरी है। f ऑफ x माइनस, अच्छा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है, f ऑफ x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच। याद कैसे रखें, आपको पता ही है राइट हैंड डेरिवेटिव तो जीरो के राइट साइड पे, एक तरह से दिमाग में जीरो को ले लिया करो आप। राइट हैंड डेरिवेटिव है तो राइट साइड पे देखो हर जगह प्लस है, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये तो दोनों जगह सेम है, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर देखो माइनस आ गया बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, यहाँ पर प्लस है बिकॉज राइट हैंड डेरिवेटिव है। नीचे h भी दोनों में आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में नीचे भी माइनस है, राइट हैंड डेरिवेटिव में नीचे भी प्लस है, और माइनस एफ एक्स कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ये दोनों क्वांटिटीज आपको हमेशा जरूरत में लेनी पड़ेगी जब आपको डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, और क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। क्योंकि ये बराबर नहीं है इसलिए पर्टिकुलर फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर बराबर आ जाते तो कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। आई होप गाइस ऑल द पिक्चर इज क्लियर। तो इस तरह से आपको डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट के क्वेश्चन करने होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन भी एट अ पॉइंट के सिमिलर ही होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं बैठता, बिकॉज बेसिकली आपको तो एक लिमिट ही सॉल्व करनी है ना। तो लिमिट्स मैं यहाँ सॉल्व कर करके क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया। अब आपका काम है कि आप एक बार प्रैक्टिस बुक देखें, फरोलें अच्छे से, उसमें ढूंढें जो कोई क्वेश्चन हो डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट के, और वो कर डालें। तो ये प्रोसेस रहने वाला है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, और कोशिश करना कि ये शॉर्ट फॉर्म्स भी मत लिखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव पूरा लिखो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और पूरा ही लिखना यार, मार्क्स कटने का डर रहता है। ठीक है, यहाँ भी पूरा लिखना, और इस तरह से आप एग्जाम में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने के लिए हमें कर्व का एनालिसिस करना पड़ेगा। चलिए कर्व ड्रॉ कर लेते हैं अच्छा सा सुंदर सा, ताकि हम समझ पाएं सारी चीज़ों को। ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। कोई मैंने कर्व ड्रॉ कर लिया इस तरह का, और इस पर मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिए। एक पॉइंट कंसीडर कर लिया सी, ये कोई कर्व एफ एक्स है, इस पर एक्स कोऑर्डिनेट सी है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सॉरी ये सी एंड ये एफ ऑफ सी, ये कोई कोऑर्डिनेट्स हो गए गाइस। तो एक्चुअली डिफरेंशिएबिलिटी दिखाती क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, वो हम पढ़ने वाले हैं। 2 पॉइंट्स और कंसीडर करूंगा गाइस मैं। 2 पॉइंट्स कौन सा कंसीडर करूंगा, एक यहां पर करूंगा और एक यहां पर करूंगा। इस पॉइंट को मैं फॉर द टाइम बिंग P बोल रहा हूं, इसको Q बोल रहा हूं, और इसको R बोल रहा हूं। जो R पॉइंट है उसमें हम H फॉरवर्ड मूव करेंगे और Q पॉइंट में H बैकवर्ड्स, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, C माइनस एच, और f ऑफ C माइनस एच, ये तो हो गया हमारा लेफ्ट वाला कोऑर्डिनेट। और जो R कोऑर्डिनेट होगा वो होगा C प्लस एच और f ऑफ C प्लस एच। हम लोग क्या करेंगे गाइज, हम इन दोनों को ड्रॉ कर कर एक लाइन बनाएंगे। थोड़ा सा कर्व गड़बड़ हो गया वैसे, चलिए कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं। इन दोनों को ड्रॉ करके हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई QP, और इन दोनों को ड्रॉ करके हमने क्या बनाई PR। तो बेसिकली ये 2 कॉर्ड्स हैं, QP कॉर्ड और PR कॉर्ड। और इस C पॉइंट पर हमने एनालिसिस करना है। ये है C, इससे H मूव करे तो ये C माइनस एच हो गया, और इससे H आगे मूव करे तो ये क्या हो गया, C प्लस एच। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में हमने अभी तक ये देखा, कर्व बनाया, एक एफ एक्स कर्व कंसीडर करा, उस पर एक पॉइंट कंसीडर करा C, एफ ऑफ C, ये पॉइंट्स कंसीडर करे और ये पॉइंट्स कंसीडर करे। अब मैं बात करने जा रहा हूं सबसे पहले स्लोप ऑफ कॉर्ड PR। स्लोप ऑफ कॉर्ड PR क्या होता है आपको पता है, कैसे निकलता है स्लोप निकलता है सिंपली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा f ऑफ C प्लस एच माइनस f ऑफ C अपॉन C प्लस एच माइनस C प्लस एच माइनस C से C कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया गाइस f ऑफ C प्लस एच माइनस f ऑफ C अपॉन प्लस एच। सही बात है। Similarly, slope of chord
पी क्यू क्या होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू क्या होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सेम स्ट्रेट लाइन वाला फंडा। तो ये हो गया एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा गाइज अगेन, तो ये बचेगा एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। चलो स्लोप्स तो हमने निकाल लिए। अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं इन दोनों कोड्स के लिए एक कंडीशन इंपोज कर दूं, क्या कंडीशन इंपोज कर दूं, अगर मैं इन दोनों कोड्स के लिए कंडीशन इंपोज कर दूं कि जो h है मेरा वो टेंडिंग टू जीरो है, इफ h टेंड्स टू जीरो, अगर h जीरो को टेंड करेगा तो आप लोग ये मानकर चलिए जो पॉजिटिव मूवमेंट होगा वो बिल्कुल ना के बराबर होगा, बिल्कुल जस्ट बाजू वाला पॉइंट हो जाएगा, यहां पर कहीं पॉजिटिव मूवमेंट का हो जाएगा। सिमिलरली जो नेगेटिव मूवमेंट होगा h बिल्कुल जीरो के बराबर हो रहा है, अगर जीरो नहीं है तो ये यहाँ से लेफ्ट साइड पे हम ले सकते हैं, बिल्कुल बाजू वाला पॉइंट जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट हम यहाँ इधर से ले सकते हैं। राइट साइड पे हम लोगों ने देखा कि कैसे बिल्कुल जस्ट राइट वाला पॉइंट हो गया। सिमिलरली जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट आप देख सकते हैं c प्लस एच जस्ट राइट में, c माइनस एच जस्ट लेफ्ट में। अगर मैं h को जीरो के टेंड करा देता हूं, अगर मैंने h को जीरो के टेंड करा दिया तो आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल इसके बाजू में आ जाएंगे, ये राइट साइड पर आ गया और ये लेफ्ट साइड पर आ गया। अब जो ये पी क्यू कोड थी, क्योंकि क्यू जस्ट यहां पर आ गया, तो लेफ्ट साइड से अगर मैं दोबारा कोड ड्रॉ करूं तो क्या ये इस पर्टिकुलर कर्व की टेंजेंट हो जाएगी, सही बात है। यानी कि जो लेफ्ट साइड वाली कॉर्ड थी, अगर मैं जो लेफ्ट साइड वाला ये h है उसको 10 to 0 करा दूं तो वो कॉर्ड इधर जाकर टेंजेंट बन जाएगी इस कर्व के लिए, अगर लेफ्ट साइड से एनालिसिस करूं। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड से एनालिसिस करता हूं तो h टेंडिंग टू 0 कर दिया तो मैंने h जस्ट राइट में हो गया, इसके जस्ट बाजू वाला तो वो यहां पर आ जाएगा जस्ट। अब इन दोनों को ज्वाइन करके अगर मैं कोड ड्रॉ करता हूं, अगर इन दोनों को ज्वाइन करके मैं कोड ड्रॉ कर रहा हूं तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि अब अगेन यहां से ही आप इन दोनों को ड्रॉ कर पाएंगे बिकॉज ये जस्ट बाजू में है, और इस टाइम ये पर्टिकुलर जो आपकी लाइन है ये इस कर्व के क्या हो जाएगी, टेंजेंट। तो अगर h जीरो हो जाता है देन कोड PQ एंड कोड PR will become tangent to fx at x equals to c। ठीक है, तो अगर कोड PR या फिर पहले PQ की बात कर लेते हैं, अगर कोड PQ को टेंजेंट होना है, कोड PQ को टेंजेंट होना है, कोड PQ टेंजेंट होना होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ क्या हो जाएगा गाइस, स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ हो जाएगा लिमिट x नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0, बिकॉज h टेंड टू 0 के तो उसी केस में कोड टेंजेंट बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, बाकी स्लोप एज इट इज f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। सही बात है, स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h अपॉन f ऑफ c माइनस h। अगेन स्लोप ऑफ टेंजेंट PR क्या होगा, वही सेम सिनेरियो है, बस h को 0 टेंड कराना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन प्लस h। सही बात है, स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से एनालिसिस करूं तो ये वाला पर्टिकुलर स्लोप आएगा, अगर मैं राइट हैंड साइड से एनालिसिस करूं तो नीचे वाला पर्टिकुलर स्लोप आएगा। और क्या आप लोगों ने ये दोनों क्वांटिटीज देखी हुई हैं, क्या इसे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नाम दिया था और इसको राइट हैंड डेरिवेटिव नाम दिया था, सही बात है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या आप लोगों को पता है कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है फंक्शन, जो हम मान रहे हैं, तभी तो हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हमें पता है कि इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है और हमें पता है तो इसका मतलब क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ इक्वल होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट PR। स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ किसके इक्वल हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट PR। अब यार आप ध्यान दो, किसी दो लाइंस के स्लोप कब बराबर होते हैं, या तो वो लाइंस पैरेलल हो या फिर वो लाइंस क्या हो, कोइंसिडेंट हो, क्या या तो वो लाइंस पैरेलल हो या कोइंसिडेंट हो, क्योंकि यहां पर जो P पॉइंट है
वो दोनों में कॉमन है, तो देखो पैरेलल तो नहीं हो सकती, बिकॉज जब पॉइंट कॉमन हो गया तो इनको कोइंसिडेंट ही होना पड़ेगा। पैरेलल होने के लिए दोनों को अलग अलग होना जरूरी था, लेकिन जब एक पॉइंट कॉमन हो गया इसका मतलब पैरेलल तो नहीं है, कोइंसिडेंट है। तो इससे मुझको इंटरप्रिटेशन क्या मिला, इससे मुझे इंटरप्रिटेशन ये मिला कि अगर मैं लेफ्ट साइड से एनालिसिस कर रहा हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, और वो जो टेंजेंट दे रहा है इस पॉइंट पर, और जब मैं राइट साइड से एनालिसिस कर रहा हूं वो जब टेंजेंट दे रहा है इस पॉइंट पर, वो कैसी टेंजेंट है, वो एक ही टेंजेंट है। इन दोनों के स्लोप या इन दोनों की जो फॉर्म हो रही है टेंजेंट, इन दोनों से स्लोप कोड PQ से फॉर्म होने वाली टेंजेंट और स्लोप PR और कोड PR से फॉर्म होने वाली टेंजेंट में कोई खास फर्क नहीं है। खास क्या, बिल्कुल भी फर्क नहीं है, वो टेंजेंट एक ही है। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, इससे मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज hence if fx is differentiable at x equals to c, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि there exists an unique tangent, there exists an unique tangent at x equals to c। यानी कि इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई दे कि कोई फंक्शन fx है और वो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू c, तो आप लोग उससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो पॉइंट x इक्वल्स टू c है उस पर एक यूनिक टेंजेंट का फॉर्मेशन हुआ है और हो सकता है। ये होती है आपकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। यानी कोई फंक्शन का डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर सिर्फ एक यूनिक टेंजेंट ही एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है गाइज, आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी, और वो क्यों कर सकती है सारा तामझाम हम समझ चुके हैं गाइज, बहुत ही इजीली समझ चुके हैं। अच्छा, ये तो बात समझ आ गई, लेकिन फिर भैया ये भी बताओ कि फंक्शन कब नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ज्योमेट्रिकली क्या दिक्कत आती है कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, बताता हूं। देखो ध्यान से, पहले इसको रब कर देते हैं। इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस समझने वाली बात होती है गाइज, और तो कोई भी बात नहीं होती है। समझते हैं कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का केस कौन सा होता है, अक्सर कौन सा होता है, और आपके 12th के सिलेबस में कौन सा होने वाला है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का केस, देखते हैं। ये कोई कर्व कंसीडर कर लेते हैं, चलो इसको हटा देता हूं मैं, यहां से बनाते हैं। ये कोई कर्व कंसीडर कर लिया गाइस मैंने, कोई क्या मॉडुलस फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, डोंट माइंड द ग्राफ, थोड़ा सा शेप गलत हो रहा है। ये x इक्वल्स टू 0 है और ये fx इक्वल्स टू मॉड x का मैंने ग्राफ बना दिया। अगर आपको पता हो ये लाइन कौन सी होती है, y इक्वल्स टू x, और ये कौन सी होती है, y इक्वल्स टू माइनस x। सही बात है। ये कोई पॉइंट 0 है, इस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, पहले आप ध्यान से देखें, ये एक शार्प पॉइंट है। शार्प पॉइंट का मतलब क्या होता है, शार्पनेस समझ रहे हैं आप। एक कर्व तो होता है ऐसे, जो स्मूथ कर्व है, एक कर्व होता है ऐसे। ये जो शार्प पॉइंट होता है ना, कोई भी शार्प पॉइंट अगर किसी कर्व में आ जाए, फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। यानी कि अगर कभी कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो शार्प पॉइंट रहा होगा। शार्प पॉइंट से क्यों नहीं होता डिफरेंशिएबल, समझते हैं ज्योमेट्रिकली। चलो यार x इक्वल्स टू 0 का ही एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसको P पॉइंट मान लिया, वही काम करेंगे, जस्ट राइट में एक वही लेंगे 0 प्लस h वाला यहाँ पर, और यहाँ पर 0 माइनस h वाला। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस h, और 0 प्लस h है तो 0 प्लस h, और क्योंकि ये y इक्वल्स टू x है तो प्लस h। सही बात है। यहाँ पर क्या होगा, माइनस h एंड प्लस h। सही बात है। x की वैल्यूज आपको पता ही है, बिकॉज हम हल्का सा h में मूव करें साइड में और इधर। ठीक है, माइनस h प्लस h, p q r। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, स्लोप ऑफ पी क्यू होगा। वैसे स्लोप ऑफ पी क्यू की क्या बात करेंगे हम, सिंपली लाइन पी क्यू ही देख लेते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू, चलो स्लोप ऑफ पी क्यू से ही बात कर लेते हैं, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स, एम क्या है 1, स्लोप ऑफ पी क्यू प्लस 1, स्लोप ऑफ पी आर माइनस 1, स्लोप ऑफ पी क्यू प्लस 1, स्लोप ऑफ पी आर माइनस 1। अगर आप h को 0 भी टेंड करा देंगे, अगर आप h को 0 भी टेंड करा देंगे तो q जो h है वो यहां आ जाएगा जस्ट बाजू में।
तब भी जो टेंजेंट बनेगी इस कर्व के, क्या वो यही होगी PQ? क्योंकि जस्ट बाजू में भी आ जाए तब भी इन दोनों पॉइंट से जुड़ने वाली लाइन तो ऐसे ही जाएगी ना, इनसे होकर, ठीक है। तो PQ लाइन यानी कि राइट साइड से अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करोगे लिमिट लगाने के बाद, तो वो +1 आने वाला है। लेफ्ट साइड से अगर आप h को 0 टेंड करा दो तो बिल्कुल जस्ट लेफ्ट में ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब टेंजेंट कौन सी बनेगी? ये वाली, ये बनेगी। तो अब टेंजेंट का स्लोप क्या आने वाला है? सेम जो इस लाइन का स्लोप है वो क्या है? -1। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट नहीं बन रही है। इस पॉइंट के राइट साइड पे टेंजेंट ये बन रही है, लेफ्ट साइड पर ये बन रही है। क्योंकि यूनिक टेंजेंट नहीं बन रही है तो ये पॉइंट कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, ठीक है गाइस। और इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि जैसे जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं शार्प पॉइंट्स, इनको क्या बोलते हैं? शार्प पॉइंट्स। शार्प पॉइंट्स पर फंक्शन क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल। जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दिया। सिमिलरली अगर आपका कोई इस तरह का कर्व है तो जो ये x की वैल्यू होगी इस पर फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। तो आपको शार्प पॉइंट्स का खास ध्यान रखना है कि शार्प पॉइंट्स पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये भी होता है कि अगर कोई कर्व ले रहे हैं आप और फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो पॉइंट कैसा पॉइंट नहीं होना चाहिए? शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। आई होप गाइस मेरी पूरी बात क्लियर है आप लोगों को, ये पूरा ग्राफ आपने समझ लिया। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात और कहनी है आपसे, एक बात ये समझानी है, वो भी ग्राफिकली समझ लो, अभी अभी मेरे दिमाग में आ गई। चलो बात कर लेते हैं कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो वो डिफरेंशिएबल हो। इसी एग्जांपल की बात कर लो। इस एग्जांपल में मैंने आपको अभी 0 पर दिखाया कि यूनिक टेंजेंट नहीं आ रही है, राइट साइड पर कोई और टेंजेंट, लेफ्ट पर कोई और, या अदर वर्ड्स में कहूं तो इस पॉइंट पर x = 0 पर जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन क्या इस कर्व को बनाने में मेरे को अपना पेन लिफ्ट करना पड़ा? मैंने यहां से शुरू करा, ड्रॉ 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 पूरा ड्रॉ करा यहां से, और यहां से ऊपर ले गया। क्या मेरे को अपना पेन लिफ्ट करना पड़ा? क्योंकि मेरे को अपना पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ा तो मैं कैसे कह दूं कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है? ये कर्व कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि मॉडुलस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बट मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0 एंड हेंस मॉडुलस फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो इससे हमने क्या सीखा कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, बट every differentiable function has to be continuous।